Assalamu alaikum, everybody. Today we have with us a person who probably legal community mein everybody knows, but for the new younger lawyer students, I'll just give a brief introduction. We have Abdullah Mohsin with us, who is a practicing lawyer and a human rights advocate. He's working with Sultan and Sultan. He also teaches public international law at UCP, and he has his own research center as well. So, assalamu alaikum, sir. The Research Center for International Law and Human Rights is a non-profit organization that conducts research concerning issues of international law and human rights with a particular focus on South Asia. And yeah, we publish research material, we pursue public interest litigation, we provide human rights pro bono services, in particular in Pakistan. Okay, so for all the students and the people who are watching this, if they're interested, we will be attaching the link below, so you can look at that organization as well. So, sir, I'm sure you know better than us about Lawfare is, so we'll just get straight into it. Um, जब मैंने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ना शुरू किया था तो आई जस्ट डिड नॉट गेट एनीथिंग मुझे नहीं समझ आती थी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की इट्स जस्ट फॉर मी इट्स वेरी वेग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी तो लॉ फेयर का मकसद है कि हम यंग स्टूडेंट्स को एंड इवन लाइक जस्ट एवरीबडी आउट देयर दे गेट द जस्ट ऑफ इट तो इन वेरी सिंपल टर्म्स इफ यू could just explain what is lawfare under IHL, like international humanitarian law के हिसाब से what is lawfare? There is no specific concept of lawfare under IHL. Lawfare एक general जो term इस्तेमाल की जाती है, it's a term used where law is used as a tool for conflict. Law को एक हथियार के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं एक conflict, ठीक है, वो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसमें आप देखते हैं सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे करते हैं, डेफेमेशन सूट्स होते हैं, करप्शन के सूट्स होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए, एक दूसरे को जेल भिजवाने के लिए, एक दूसरे को लीगल मैकेनिज्म के अंडर दबाने के लिए। सो अपने बेसिकली अपने ओपोनेंट को लॉ के जरिए, लीगल मैकेनिज्म के जरिए कमजोर करने के लिए ये लॉ के टूल को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे उसके लिए टर्म इस्तेमाल बना दी गई है लॉफेयर की। अच्छा, जहां तक आईएचएल का ताल्लुक है, आईएचएल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। इट्स अ लॉ दैट डील्स विद आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जंग जिसे कहते हैं, वॉर इससे पहले कहा जाता था, लेकिन अब इसे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। तो आईएचएल जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जो वॉर है, इट्स एन आर्म्ड अटैक, इट्स कैरिड आउट थ्रू एन आर्म्ड अटैक। और आर्म्ड अटैक वही होता है जो हम समझते हैं जिसे आर्म्ड अटैक, यानी जो फौजी हथियारों से लड़ा जाता है, जिसे आर्म्ड वेपन्स कहा जाता है, जिसमें मिलिट्री फोर्सेस होती है, मिलिटेंट्स होते हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, एक्सेट्रा, राइट। लॉफेयर का जहां तक ताल्लुक है, इट्स यूजिंग लीगल मीन्स टू फाइट अ वॉर इज नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ आईएचएल। जिनेवा कन्वेंशंस, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमें बताए कि अच्छा आप लीगल मीन्स के जरिए जंग लड़ सकते हैं। लेकिन लीगल मीन्स के जरिए इंटरनेशनली स्टेट्स जो हैं, पर्टिकुलरली जो सुपर पावर्स हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, अब वो लीगल मीन्स के जरिए जो अपने ओपोनेंट्स हैं उन्हें वो कमजोर करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पे सैंक्शंस हैं। अब सैंक्शन, ट्रेड सैंक्शंस हैं, फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं, वो मुख्तलिफ स्टेट्स पे लगा दी जाती हैं, वो फाइनेंशियली क्रिपल कर जाती हैं। जैसे ईरान है, ईरान की एक मिसाल है। ईरान अगर न्यूक्लियर हथियार बना रहा था तो अमेरिका ने और यूरोप ने उस पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा दी, ट्रेड सैंक्शंस लगा दी, और उसकी इकोनॉमी बिल्कुल क्रिपल हो। अब ये दैट्स अ लीगल टूल, फाइनेंशियल या सैंक्शंस जो। उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं। इंटरनेशनल कोर्ट्स में स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के लॉ के अंडर केसेस परसू किए जाते हैं, पर्टिकुलरली अंडर आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स को जो कि एलिजिडली वॉर क्राइम्स या इंटरनेशनल क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें अकाउंटेबिलिटी के लिए लाया जाता है, उनके खिलाफ ट्रायल्स चलाए जाते हैं। तो वो भी it's a tool for fighting battles on the legal front, right? But इसे अभी तक आईएचएल में लीगली टेक्निकली उसे उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिली।
You stated the example of Iran and कैसे उस पे sanctions लगाए हुए थे, and that is lawfare. And you also stated कि another strategy is ICJ में case लेके जाना. आईसीजे में केसेस मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया और यूनाइटेड किंगडम को कुछ साल पहले आईसीजे में ले जाया गया, जहाँ पे पाकिस्तान इन स्टेट्स ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप की थी। तो वहाँ पे ये कहा गया कि इन रियासतों ने जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसे वॉलेट किया है, लेकिन कोर्स वो जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड पे डिसमिस कर दिया गया था। उसके अलावा पाकिस्तान ने भी काफ़ी कोशिश की है कि इंडिया को कश्मीर के इशू पे आईसीजे में ले जाया जाए, लेकिन इंडिया ने भी रिजर्वेशन दी हुई है टू आईसीजे जुरिस्डिक्शन, जिसकी बेसिस पे इंडिया को नहीं ले जाया जा सकता। एक प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है, जो जिसे आप कह सकते हैं लॉ फेयर की एग्जांपल्स है कि लीगल ग्राउंड्स पे जो जो बैटल लड़ी गई थी इंटरनेशनल लेवल पे, वो पैलेस्टाइन की है, फलस्तीन की है। अब फलस्तीन का इशू ये है कि वहाँ पे इलीगल सेटलमेंट्स है इसराइल की आफ्टर पोस्ट 1967 वॉर। अब वो इलीगल सेटलमेंट्स हैं जो कि इसराइली सेटलर्स ने कॉलोनाइज कर दिए हैं, और वो इलीगली एक्वायर्ड लैंड है बिकॉज इट वाज एक्वायर्ड ड्यू टू यूज ऑफ फोर्स। अब उसका जो एडवाइजरी ओपिनियन है वो आईसीजे में दिया गया था। आईसीजे ने एडवाइजरी ओपिनियन दिया था रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑन द इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ पैलेस्टाइन। अच्छा, अब आईसीजे ने इसराइल के खिलाफ एडवाइजरी ओपिनियन दे दिया, लेकिन ऑफ कोर्स उसका फर्क इसराइल को नहीं पड़ा, लेकिन पैलेस्टाइन और उसके जो एलाइज है उनके पास एक मॉरल लीगल ग्राउंड आ गया कि देखें हमारे पास आईसीजे की जजमेंट है और हमारे पास अब लीगल और मॉरल हाई ग्राउंड है जिसकी बेसिस पे वो अपने केस को फर्दर प्लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स एन एग्जांपल जहां पे लॉ का इस्तेमाल किया गया अपने अपने बैटल्स लड़ने के लिए। Thank you. For moving on, could you enlighten us with the pros and cons of using lawfare for the purposes of ISL? वेल इसके कॉन्स तो ये हैं कि आप लॉ को बेसिकली आप मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके पिछले क्वेश्चन से ही वो रिलेटेड होगी। वो ये है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जंग लड़ी अफगानिस्तान में, तो व्हाट दे डिड वाज दैट दे कॉल्ड इट अ वॉर ऑन टेरर। अ वॉर ऑन टेरर कहना इट्स अ वेरी एम्बिगुअस टर्म। उसकी वजह यह है कि वॉर वॉर के अंदर जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट होती हैं दे आर नॉट कॉल्ड टेररिस्ट्स, दे आर सिंपली पार्टीज टू एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, वो या तो स्टेट्स हो सकती है या स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं या दो नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या थी, अमेरिका था, दूसरी तरफ तालिबान, अलकायदा वगैरह। अब वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये स्टेट है। एक स्टेट है जो जंग लड़ रही है दहशतगर्दों के खिलाफ। दैट्स अ वेरी एम्बिगुअस टर्म, राइट। या तो आप टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेते हैं, उन्हें क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक क्रिमिनल लॉ के अंडर उन्हें ट्राई किया जाता है, उन्हें आप इनकासरेट करके, उन्हें पकड़ के उसके, या फिर आप जंग लड़ते हैं, यू फाइट अ वॉर। और वॉर पे आईएचएल अप्लाई होता है, इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, अब लेकिन अमेरिका ने ये टर्म कॉइन कर ली। अच्छा, लेकिन फिर जब अमेरिका तालिबान को पकड़ता था या अलकायदा के ऑपरेटिव्स को पकड़ता था, तो यूनाइटेड स्टेट्स टुक देम टू ग्वांतानामो बे। अब ग्वांतानामो बे में ले जाने की वजह ये थी कि ताकि वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जुरिस्डिक्शन से, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर हो। तो उन्हें लगता था शायद इससे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उन पे अप्लाई नहीं करेगी। दूसरा, वो उन्हें इलीगल, वो कहते थे इलीगल कॉम्बैटेंट्स कहते थे। यानी कि कॉम्बैटेंट, लीगल कॉम्बैटेंट्स वो होते हैं जो एक डिस्टिंक्टिव एम्ब्लेम के साथ, डिस्टिंक्टिव यूनिफॉर्म के साथ वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करें, राइट, वेपन्स को कैरी करें ओपनली, और सिविलियंस जैसे कपड़े ना पहने। वो कहते थे जैसे ये तालिबान, अलकायदा वगैरह सिविलियंस के साथ के अंदर मिलके हमारे साथ गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, इन्हें पकड़ते हैं हम, ये इलीगल कॉम्बैटेंट्स हैं, इन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर का कोई राइट हम नहीं देंगे, इन्हें हम रखेंगे ग्वांतानामो बे में, ना जहाँ पे ना आईएचएल अप्लाई होगा, ना यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगी। अब वो उन्होंने अपनी तरफ से एक लीगल वैक्यूम बनाने की कोशिश की थी। अब देखें, उन्होंने लॉ का इस्तेमाल किया, इंटरनेशनल लॉ की एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल किया एक लीगल वैक्यूम बनाने के लिए, ताकि वो टॉर्चर को जस्टिफाई कर सके। ठीक है,
تو لیکن اس انٹرپریٹیشنز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کی جو obbligations ہیں وہ ایکسٹرا ٹیریٹوریلی بھی اپلائی کرتی ہے. اگر آپ کے آپریٹیوز ہیں, آپ کے فوجی ہیں, اگر ملک سے باہر اگر کام کر رہے ہوں گے تو ان پہ بھی وہی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کی obligations ہوگی جو اب ملک کے اندر موجود ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آئی ایچ ایل میں اگر الیگل کمبیٹنٹس بھی ہے تو ان پہ بھی بیسک منیمم گارنٹیز تو ان کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے. ان کی ٹارچر نہیں کیا جائے گا, انہیں عزت کے ساتھ, ان کے ساتھ ڈیمیننگ بیہیویئر نہیں ان کے ساتھ ہوگا, انہیں آپ تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ان کی ڈگنیٹی کا احساس کریں گے, انہیں فیئر ٹرائل دیں گے. وہی لا ان پہ اپلائی کریں گے جو آپ اپنے آپریٹو یا ملٹری پرسنلز پہ اپلائی کرتے ہیں. یعنی فوجیوں کو جس طرح آپ اپنے ملٹری کورٹس میں بھیجتے ہیں, نہیں وہاں بھیجیں تاکہ, اور اس کے علاوہ جو فنڈامنٹل گارنٹیز آف فیئر ٹرائل ہے انہیں بھی مل سکے. ٹھیک ہے. بے شک وہ آپ اسامہ بن لادن آپ نے پکڑا ہو, ٹھیک ہے, یا جو مرضی آپ نے پکڑا ہو, آپ انہیں وہی بیسک گارنٹیز انشور کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں امریکہ نے اپنی انٹرپریٹیشن دی ہوئی تھی تاکہ وہ لیگل ویکیوم بنا سکے. دیٹس این ایگزامپل جہاں پہ لا کو ایکسپلائٹ کیا گیا, اسے مروڑا گیا اس طرح سے. So that's a con, right? اس کے علاوہ عراق میں جو جنگ لڑی گئی تھی تو عراق کی جسٹیفیکیشن یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک تو سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن سے لی تھی, اور دوسرا ایک پرانی ریزولوشن تھی, اس وقت کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوئی تھی. دوسرا انہوں نے کہا تھا سیلف ڈیفینس. اب سیلف ڈیفینس کا کانسیپٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ سیلف ڈیفینس اٹس اے لا, اٹس این ایکسیپشن ٹو دی لا آف یوز آف فورس. آپ نے یوز آف فورس نہیں کرنا اگینسٹ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس آف انادر اسٹیٹ, ایکسیپٹ ان یوز آف فورس. یوز آف فورس کے لیے یو نیڈ ایکچوئل اٹیک آن یور ٹیریٹری. دیر واز نو ایکچوئل اٹیک آن بہاف آف عراق. دوسرا دیر ہیز ٹو بی, اب یہ لیسر ایکسیپٹڈ ڈاکٹرائن ہے اینٹیسپیٹری سیلف ڈیفینس کے, جو کہتے ہیں امیننٹ تھریٹ ٹو اٹیک کا, تب آپ اٹیک کر سکتے ہیں. انہوں نے تیسرا ڈاکٹرائن بنایا جسے کہتے ہیں پریمپٹیو سیلف ڈیفینس, یعنی کہ کوئی امیننٹ اٹیک نہیں ہے, نہ ایکچوئل اٹیک ہے, اٹیک ہو سکتا ہے مستقبل میں تو ہمیں انہیں پریمپٹ کرنے کے لیے نا ہم جا کے انہیں روک دیتے ہیں. ان سے جو ہتھیار وہ بنا رہے ہوں گے نا وہاں پہ, انہیں ہم روک کے انہیں ہم وہیں پہ دبا دیں گے. انہوں نے اپنا ڈاکٹرائن بنا دیا پریمپٹیو سیلف ڈیفینس کا. ٹھیک ہے. اسرائیل نے بھی اسی طرح عراق میں ایک دفعہ پہلے اٹیک کیا تھا ان کی فیسلٹیز پر, انہوں نے بھی پریمپٹیو سیلف ڈیفینس میں کیا تھا. اس کی کوئی وجود ہی نہیں انٹرنیشنل لا میں, نہ کسٹمری انٹرنیشنل لا میں, نہ ہی کسی ٹریٹی میں. تو دیٹس اے کون. پازیٹیولی یہی ہے کہ جب آپ کسی کانفلکٹ کو, ڈسپیوٹ کو لیگل ٹرمز میں کوائن کر دیتے ہیں تو وہ ایک لیگل آرگومنٹ بن جاتی ہے اور لا کے ایمبٹ میں آ جاتی ہے, لیگل فریم ورک کے ایمبٹ میں آ جاتی ہے. اور جب وہ لیگل فریم ورک کے ایمبٹ میں آ جاتی ہے تو وہ پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب آپ پیسفلی میڈیٹ کر سکتے ہیں لیگل آرگومنٹ کی بیسس پہ, لیگل گراؤنڈس کی بیسس پہ, انہیں آربیٹریشن میں لے کے جا سکتے ہیں, انٹرنیشنل کورٹس میں لے کے جا سکتے ہیں, ڈومیسٹک کورٹس میں لے کے جا سکتے ہیں, جس بھی فورم میں لے کے جانا چاہیں لے کے جا سکتے ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس میں انوالو ہو سکتی ہیں. اب کیونکہ وہ لیگل فریم ورک میں آ گئے ہیں, اب وہ لا آپ کے لیے ایک پیسفل ریزولوشن کا راستہ نکال سکتا ہے. So in essence, while lawfare can be a powerful tool for promoting justice and accountability, its manipulation for political or military advantages does pose serious risks to the integrity of legal systems. Moving on, can you help us understand how lawfare helps hold parties accountable for IHL violations, and is there any overlap with the traditional methods? Again, using legal tools to fight battles or wars, it's possible to hold parties involved in gruesome acts یا atrocities internationally. اس کی ایگزامپل ہمیں سب سے پہلے تو ہسٹری میں we can find the very first example of an international body or international court holding an individual accountable for committing heinous acts. That's an example from the Nuremberg tribunals that were established in Nuremberg, Germany after World War II, where Nazi officials were prosecuted. Nazi officials were prosecuted and they were eventually convicted for committing crimes against humanity, war crimes.
genocide, etc. And that also gave way to the doctrine of individual criminal responsibility under international law, because that's a new doctrine. That was a new doctrine back then, because before that there was only this concept of state responsibility. But after the Nuremberg and Tokyo tribunals that gave judgments concerning international crimes committed during World War II on the accused from the governments of Japan and Germany. And after those judgments, the principle of international individual responsibility was established. And after that, further tribunals were also established related to crimes committed in Rwanda, crimes committed in Yugoslavia and Sierra Leone as well. और उसके बाद अब अफगानिस्तान में भी बात की जाती है, वहां भी क्राइम्स कमिट की गई, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बन चुका है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो भी दुनिया में जहां भी क्राइम कमिट की जाती है, अगर वहां पे आईसीसी की जो रिस्ट्रिक्शन है बन जाती है तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और प्रोसिक्यूशन इवेंचुअली शुरू की जाती है और वहां पे इंडिविजुअल्स को लाया जाता है, उनके खिलाफ एविडेंस लाई जाती है, उन्हें कन्विक्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो एक मैकेनिज्म बन गया, लीगल मैकेनिज्म बन गया इंटरनेशनल सतह पे, जहां पे इंडिविजुअल्स को हीनस एक्ट्स के लिए अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। और अच्छा, इसकी इसकी जो आप कह रहे थे कि इसकी क्या सिमिलैरिटी है विद ट्रेडिशनल अकाउंटेबिलिटी मेथड्स के साथ, तो ट्रेडिशनल अकाउंटेबिलिटी मेथड्स तो यही हैं कि आप जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो आपका क्रिमिनल सिस्टम, वो फिर वहाँ पे मुकदमा चलाया जा सकता है और वो उस मुकदमे में आप उन्हें कन्विक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई, इफ समवन हैज कमिटेड international crimes, any state around the world has universal jurisdiction to prosecute that person and eventually convict it on the basis of fair trial and evidence, right? So ये बस एक ओवरलैप है, ये सिमिलैरिटी है, लेकिन बाज़ states are unwilling to prosecute their own officials, तो वहां पे फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स काम आ जाते हैं। तो वॉर क्राइम्स भी आईएचएल जहां पे अप्लाई होता है, तो इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में और डोमेस्टिक क्रिमिनल कोर्ट्स में भी वॉर क्राइम्स के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है इंडिविजुअल्स को, फिर इसके जरिए उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाता है। Moving forward, sir, your next question here, it's pretty simple one. We just want you to elaborate on how does lawfare influence principles, IHL principles specifically, like the principle of proportionality, a principle of distinction. How does lawfare influence them? Principle of distinction means when attacking during an armed conflict using force or using armed force, you have to distinguish between civilians and military personnel, and you have to distinguish between civilian objects and military objects. यानी जो नॉन कम्बैटेंट्स हैं, जो जंग नहीं लड़ रहे, और पर्टिकुलरली जो सिविलियंस हैं, उन पे आपने अटैक नहीं करना, और सिविलियन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि जो रेजिडेंसीज है, जो घर हैं लोगों के, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उन पे आपने अटैक नहीं करना। सिविलियन एरियाज पे बेसिकली आपने अटैक नहीं करना। ये that is basically what principle of distinction is. Principle of proportionality is that your attack should be proportionate to the military advantage that you seek to achieve, and before attacking you have to take all the precautions, और उसके बाद अटैक के साथ जो collateral damage है that should be unavoidable, and that if पहले तो आपने उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी है, लेकिन अगर collateral damage है सिविलियन ऑब्जेक्ट्स का, ये सिविलियंस का, वो unavoidable है, that should be minimum and proportionate to the military advantage that you seek to achieve. If it is disproportionate, and if the military and if the civilian damage that occurred was avoidable, then your attack would be disproportionate and illegal as well, right? So lawfare, इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं इन दोनों कॉन्सेप्ट से, लेकिन बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मीडिया में अगर ये बात चलती है कि आपके ट्राइबल एरियाज में ड्रोन अटैक किया,
ड्रोन अटैक के जरिए वहां पे सिविलियंस को निशाना बना दिया गया है, वहां पे मिलिटेंट्स से एलिजिडली, तो आपने उसके साथ साथ आपने कोई 20-25 सिविलियंस को भी मार दिया, ठीक है, आपने स्कूल तबाह कर दिया, आपने फ्यूनरल पे अटैक कर दिया, मीडिया शोर में जाएगा, लॉयर्स आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, वो आर्गुमेंट्स बनाएंगे, रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे, ठीक है, हो सकता है किसी कोर्ट में वो केस चला जाए. So that's a way to deter any party to an armed conflict from using excessive force and from avoiding unnecessary suffering. यानी जो एक शोर मचेगा मीडिया में और लीगल कम्युनिटी में, जो आर्गुमेंट्स लाए जाएंगे, उसके जरिए पार्टीज जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, वो मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करेगी किसी भी अटैक में, किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, ताकि कम से कम डैमेज हो, और डैमेज अवॉइडेबल, एक तो डैमेज अवॉइड किया जाए, अगर अवॉइड नहीं किया जा सकता सो वो तमाम प्रिकॉशंस लेके अटैक करें. सो दैट्स वन वे टू सी. And sir, what ethical concerns come along with the use of lawfare tactics in conflicts? Ethical concerns वही हैं कि you are exploiting the law to your own ends, to achieve your own ends, and you are interpreting the law in a way that is not acceptable globally. That is not part of the corpus of customary international law. That is not part of any of the treaties applicable, and you are just articulating or coming up with your own understanding of law and trying to apply it. That usually happens with United States of America, because United States, it deals in American exceptionalism under international law. International law की अपनी बॉडी है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की, लेकिन अमेरिका की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कई मामला में. जिस तरह मैंने एग्जांपल दी यूज ऑफ फोर्स के मामले में, सेल्फ डिफेंस के मामले में, और फिर जिस तरह IHL के अंदर जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के मामले में उन्हें किस तरह ट्रीट किया जाना है, उन्हें वो टॉर्चर को इंटेरोगेशन, इनहांस्ड इंटेरोगेशन टेक्निक्स कहते हैं, हालांकि वो होते टॉर्चर ही है, ठीक है. तो ये बेसिकली है, दैट्स ये एथिकल कंसर्न है कि लॉ को मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं है. So do you think personally that lawfare is practical approach or not? Well, it is a practical approach. Practical approach say what do you mean by practical? By practical approach, I mean considering the world order now, the world order of today's world, or the implications or the limitations of the legal regime in international arena, or the power dynamics and all. Do you think lawfare is actually a practical approach or not Well, in this sense? it's a better approach as compared to fighting wars, right? So, because as I mentioned earlier, that using law to fight battles, it at least frames the conflict in particular specific terms. Once you have framed the conflict in specific terms and brought that conflict within the realm of law, it opens the door for peaceful settlement of disputes. ठीक है, तो कानूनी रास्ता निकल आता है. कमरे में या अदालत में बैठ के बहस करना, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे जाके आर्गुमेंट करना, डिबेट करना, दैट्स बेटर देन फाइटिंग वॉर्स, जहाँ पे पूरे मुल्क के मुल्क तबाह कर दिए जाते हैं, सोसाइटीज डिमोलिश कर दी जाती हैं, बड़े पैमाने पे ह्यूमन सफरिंग होती है. तो इट्स बेटर, लॉफेयर इज मोर प्रेफरेबल, बिकॉज लीगल बैटल्स हैं और वहाँ पे लीगल आर्गुमेंट्स हैं, डिबेट्स हैं. इट ओपन्स द डोर फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. Thank you, sir. I totally agree. Or obviously, you know better than me, and you have a lot of exposure better than me. So can you please guide me on, मतलब अगर ICJ में दो इस तरह की states जा रही हैं, जो एक state है उसके पास वो certainly is in power, और एक state है, for example, वो economically भी इतनी strong नहीं है, उसमें उसके पास इतने powers नहीं है, तो क्या वो स्टेट जो इतनी स्ट्रांग नहीं है वो लॉफेयर के मेथड्स यूज करके या स्ट्रेटजीज यूज करके अपने राइट्स इंश्योर कर सकती है, कंसीडरिंग द प्रैक्टिकल वर्ड, नॉट द थ्योरीज? Well,
وہ اسٹیٹ جس کے پاس فائنینشیل اتھارٹی یا فائنینشیل مینس زیادہ ہے وہ تو لا فیئر کے میتھڈس کو زیادہ استعمال کرے گی، کیونکہ وہ میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے، وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی فنڈنگ کو کنٹرول کرتی ہے، ان کا اس کا پولیٹیکل کلاؤڈ زیادہ ہوگا، زیادہ الائز ہوں گے اس کے ساتھ. جو زیادہ ویکر اسٹیٹ ہوگی اس کے پاس تو آرگومنٹ آف اس کے پاس اسٹرینتھ آف لیگل آرگومنٹ ہوگی، وہ عدالت میں جا کے بلکہ الٹا قانون اس کی مدد کرے گا زیادہ. وہ اگر ایک قانونی دلیل لے کے عدالت میں جائے گی تو اگر وہ ایک ٹھوس دلیل ہے، ایک مضبوط دلیل ہے، تو عدالت اسے ایکسیپٹ کر لے گی. اگر اس کے پاس ایویڈنس موجود ہے، ریکوائرڈ ڈاکومنٹیشن موجود ہے، تو وہ عدالت میں اپنا مقدمہ جیت سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسٹیٹ جس کے پاس زیادہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو مینوور کر سکتا ہے، میڈیا کو مینوور کر سکتا ہے. رائٹ. سو ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویکر اسٹیٹ ہے وہ لا فیئر کے ذریعے، لا فیئر کے ٹیکٹکس کے ذریعے یعنی مختلف میکانزمس کو آپ وہ پرسو کر کے وہ یو نو اپنا کیس جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ لے کے جا سکتی ہے، وہ اپنا کیس جو ہے انٹرنیشنل کورٹس میں لے کے جا سکتی ہے. تو آپ کی بات، یہ بات یہاں تک درست ہے کہ لا فیئر اس کمزور اسٹیٹ کی مدد کرے گا اگر وہ انٹرنیشنل فورمز میں جائے گی، انٹرنیشنل کورٹس میں جائے گی، اگر اس کے پاس کریکٹ لیگل آرگومنٹ ہے، مضبوط کیس موجود ہے. لیکن چونکہ دوسری اسٹیٹ کے پاس مینز اور ریسورسز زیادہ ہیں تو لا فیئر اس کے لیے بھی ایک بہت افیکٹو ٹول ہو سکتا ہے. Thank you, sir. Over to Fatma or Noor. All right. Sir, could you tell us how might the future of lawfare impact the development and use of international humanitarian law? Development, well, by using legal mechanisms یا کورٹس کی جو پروسیڈنگس ہیں، وہاں جو کیسز جاتے ہیں وہاں سے ججمنٹس آتی ہیں، ان ججمنٹ سے قانون کی تشریح ہوتی ہے اسینشلی. لیگل پرنسپلز واضح ہو جاتے ہیں اور کسٹمری انٹرنیشنل لا ڈیولپ ہوتا ہے، ٹریٹیز کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، لا کلیئر ہو جاتا ہے اس معاملے. بہت سارے ایسے اصول جو کہ پہلے آپ کو نہیں پتہ ہوتے مختلف معاملات، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انڈیویجول کرمنل رسپانسبلٹی کا جو اس کی بنیاد ڈلی وہ نیورنبرگ ٹرائلز میں ڈلی جرمنی میں ورلڈ وار 2 کے بعد، ٹھیک ہے، اور ٹوکیو ٹریبیونلز میں ڈلی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب بھی عدالت کوئی فیصلہ کرتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ، نئے اصول واضح ہو جاتے ہیں. تو اس طرح آئی ایچ ایل کے کئی پرنسپلز جنہیں کسٹمری اسٹیٹس حاصل ہو چکا ہے، ان کی وجہ بھی انٹرنیشنل کورٹس کی ججمنٹس بنی ہیں، بے شک وہ آئی سی سی کی ججمنٹس ہو یا ایڈ ہاک ٹریبیونلز جو بنائے گئے تھے روانڈا کے لیے یا یوگوسلاویا کے لیے یا نیورنبرگ کے لیے، یا وہ آئی سی جے کی ججمنٹس. تو اس طرح لا فیئر کے ذریعے آپ آئی ایچ ایل کے پرنسپلس کو ڈیولپ اور پروموٹ کر سکتے. ٹھیک ہے. I think thank you sir for the very informative interview. We apologize for the inconvenience at the start. We're not used to Zoom, but it really went well. It was very informative. So I think that's all. Very